अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। हमें कहा जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है। बाकायदा बुक के अंदर इसकी डेरिवेशन भी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। बाकायदा इसकी डेरिवेशन भी हमारे इस चैप्टर में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, लीनियर फोर्स, क्योंकि एंगुलर फोर्स लिखा हुआ है। नॉर्मली फोर्स भी होता तो भी आंसर करेक्ट होता, तो यहाँ एंगुलर फोर्स लिखा है तो लिहाजा लीनियर फोर्स इज द करेक्ट आंसर। हमें कहा जा रहा है द टर्म मास रेफर टू द फिजिकल कॉन्सेप्ट एज। इनमें से कौन सी चीज है जो मास जो है वो उसको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वेट, बी में कहा जा रहा है इनर्शिया, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फोर्स और डी में कहा जा रहा है एक्सेलरेशन। अब यहाँ अगर देखा जाए कि इनमें से कौन सी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ मास को रिप्रेजेंट करेगी, देखा जाए तो वेट जो है वो mg है, इसमें भी मास है। फोर्स क्या है? m है, इसमें भी मास है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मास को जो रिप्रेजेंट करेगी वो क्या है? इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो इनर्शिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इनमें से कौन सी फोर्स है जो अपने आप को खुद एडजस्ट करती है, यानी अपनी वैल्यू को सिचुएशनल बेस जो है वो वैल्यू को एडजस्ट करती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, बी में कहा जा रहा है टेंशन, सी में कहा जा रहा है वेट और डी में कहा जा रहा है थर्स्ट। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। कौन सी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है द लॉ ऑफ मोशन शोज द रिलेशन बिटवीन। अब लॉज ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली किन दो चीज़ों के दरमियान जो है वो रिलेशन को जाहिर कर रहे होते हैं, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बी में कहा जा रहा है मास एंड वेलोसिटी, सी में कहा जा रहा है मास एंड एक्सेलरेशन और डी में कहा जा रहा है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। किन दो चीज़ों के दरमियान जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो चीज़ों को शो कर रहा होता है? तो इसमें हमें बेस्ट बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन। यानी जिस चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी उसमें उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बाकायदा स्टेटमेंट है। तो इसमें बेस्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है द मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। हमें कहा जा रहा है रॉकेट जो है ना जब स्पेस में पहुंच जाता है, ठीक है, रॉकेट जो है वो पहले जमीन से स्पेस तक गया, वो एक अलग सिचुएशन है, उसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। लेकिन जब स्पेस में एक बार पहुंच जाता है फिर किस लॉ को फॉलो करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एनर्जी, बी में कहा जा रहा है लीनियर मोमेंटम, सी में कहा जा रहा है मास और डी में कहा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो रॉकेट जब एक बार स्पेस में पहुंच जाता है तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करता है? जिस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो सेम रहता है, ये है ना, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम। तो स्पेस में आइसोलेटेड सिस्टम आ जाता है तो रॉकेट की जो मोमेंटम होती है वो सेम रहती है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है अ बॉम्ब ऑफ मास 12 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस। हमें कहा जा रहा है कि एक बम है जिसका मास 12 किलोग्राम था, जैसे ही धमाका होता है वो 2 पीसेस में जाकर टूट जाता है। एक 4 किलोग्राम का पीस होता है, दूसरा 8 किलोग्राम का। हमें कहा जा रहा है द स्पीड ऑफ 8 किलोग्राम मास है 6 मीटर पर सेकेंड। जो 8 किलोग्राम वाला हिस्सा है उसकी स्पीड कितनी होती है? 6 मीटर पर सेकेंड। हमें बतानी है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 किलोग्राम मास। 4 किलोग्राम का जो मास होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोमेंटम की हम बात करते हैं। मोमेंटम की मदद से वेलोसिटी निकालेंगे। देखिए भाई m1 v1 प्लस m2 v2, इनिशियली वो क्या था? m1 u1 m2 u2 लिखने के बजाय मैंने 0 लिखा क्योंकि वो क्या था? एक्सप्लोड नहीं हुआ था, रेस्ट में था, ठीक है। अब जो है वो 200 में टूट गया, 4 किलोग्राम और 8 किलोग्राम। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 4, ये हो गया v1। इसकी तो हमें देखो ना 4 किलोग्राम वाले की हमें वेलोसिटी मालूम होगी तो ही हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकेंगे, जबकि 8 किलोग्राम वाले की दोनों चीज़ें हैं। 8 × 6 ये हो गया 0।
अब ये हो गया 4v1 और इसी तरीके से यहाँ इसको 6 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास हो जाता है 48। ये हो गया 48 यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस में हो गया। 4v1 माइनस 48, 4 वहाँ चला गया तो ये क्या हो गया -2। देखो 44 वहाँ चला गया तो डिवाइड करेगा, -12 आ गया, ठीक है, -12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास 4 किलोग्राम वाले की वेलोसिटी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv² के। अब ये हो गया 4, ये 4 आ गया, बीच में मल्टीप्लाई की साइन आ गई, और ये हो गया 12। अब 12 का अगर माइनस में भी लेते हो तो माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, तो 12 का स्क्वायर देखो, अब ये क्या हुआ 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया, 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब इसको अगर 144 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 288 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे इसका MCQ का आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या हो गई जूल, ना बोलोगे सर यूनिट गलत लगाया, चलो भाई जूल, तो 288 जूल इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास कहा जा रहा है इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। मोमेंटम जो है अगर 20% जो है वो इजाफा होता है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान की अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो ये हमारे पास फॉर्मूला है हाफ डेल्टा p² अपॉन m। यानी मोमेंटम में जितनी तब्दीली होगी काइनेटिक एनर्जी में इसके स्क्वायर के मुताबिक तब्दीली होगी। तो मोमेंटम कह रहा है 20% का इजाफा हो रहा है, 20% का इजाफा हो रहा है, मतलब कितना हो गया 0.2 का क्या हो रहा है इजाफा हो रहा है। यानी वो हो रहा है, कितना हो रहा है देखें भाई 0.2 का इजाफा हो रहा है। इनिशियली वो 1 था तो अब 20% का इजाफा हुआ तो इसमें 0.2 प्लस कर दो 1.2 हो गया। अब मोमेंटम हो रहा है 1.2, 1 से क्या हो रहा है 1.2 हो रहा है, तो 1.2 का स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं तो रफली हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1.44 आती है रफली। तो ये हमारे पास 1.44 के आसपास आएगी। तो इसमें कितना इजाफा हुआ, 1 तो इनिशियली था वो हटा दो, यानी इसमें 0.44 का इजाफा हुआ। तो उसको अगर परसेंटेज में बात करो तो 44% का क्या हुआ इजाफा हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 44% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड इज। हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलोग्राम है और मोमेंटम जो है वो 2 सेकेंड। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यही फॉर्मूला हमें लगाना है, हाफ डेल्टा p इसका ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ डेल्टा p² अपॉन m। तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी मास हमारे पास 2 किलोग्राम है, मोमेंटम भी यही है, तो ये हो गया हाफ, मोमेंटम 2 का स्क्वायर आ जाएगा और मास भी 2 है। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ हो गया ये मल्टीप्लाई 4 हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया 4। अब 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचा 2, 2 से कैंसिल हो गया, कितना बचा, आंसर आ गया 1। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया 1 जूल इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज मैक्सिमम 4। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम है दो चीज़ों की तो हमें बताना है कि मोमेंटम जो है वो किसका मैक्सिमम होगा। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब इसके लिए अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, मास को वहाँ ले जाता हूँ 2 को वहाँ ले जाता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, 2 यहाँ आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, m भी आ गया, ये हो गया मोमेंटम का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूँ, रूट आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी मास, ये बराबर क्या मोमेंटम के। अब यहाँ हमें कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या रखो, काइनेटिक एनर्जी सेम रखो, मोमेंटम किसका मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं सेम रखता हूं तो मोमेंटम और मास के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। भाई काइनेटिक एनर्जी अगर सेम दे देता हूं तो मोमेंटम और मास के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चारों ऑप्शन में देखो किसका मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का या अल्फा पार्टिकल का। तो इन सबसे ज़्यादा जो मास है वो किसका है, अल्फा पार्टिकल का। लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी अल्फा पार्टिकल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है a 3 kilogram ball experience a net force of 15 न्यूटन, what will be its acceleration। एक 3 किलोग्राम की बॉल है और उसका जो फोर्स है वो नेट फोर्स कितना है 15 न्यूटन, एक्सेलरेशन हमें बतानी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो F इक्वल टू एम ए से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल टू एम ए, फोर्स हमारे पास 15 है, मास हमारे पास 3 है, एक्सेलरेशन बताना है 3 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड,
तो 15 डिवाइड बाई 3, तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो हो गया वो हो गया सी इज द करेक्ट आंसर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।